वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग क्लास 6, 7 और 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी भी खत्म करने वाले हैं बिकॉज वी हैव टुडे लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी हम अच्छे से जल्दी से कवर करेंगे। उसके बाद हम अपनी 10th की बुक पर चलेंगे, ये ठीक है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे जो भी चीजें उसमें आएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये तो आज डेट है, आज डेट क्या है, 12th और 13th। और चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 6 है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। तो ये बेसिकली ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान है, बस इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो टेक्निकल टर्म्स कौन से होंगे, बहुत ही आसान होंगे, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लकी चार्म है, इनको हम देखेंगे, ये हमारी सारी चीजें देखेंगे कि हम सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। तो सबसे पहले हम चैप्टर के कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि अगर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या या फिर यानी कि ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान, मैं और आप लोग अगर इस दुनिया में नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली वही सिर्फ जानवर होंगे, पेड़ पौधे होंगे, बड़ी बड़ी घासें होंगी, लंबे लंबे पेड़ होंगे। ठीक है, जानवर होंगे, सांप, छिपकली, बिच्छू, घोड़ा, गधा, बंदर, भालू, कुत्ता, ये सारे कहाँ होंगे, ये सारे यहाँ पर होंगे। ठीक है, लेकिन ये सोचो अगर इंसान नहीं होंगे तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू इन्वेंशंस होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इंसान जब आए तब उन्होंने ही अपना माइंड यूज करना स्टार्ट किया और अपना माइंड यूज करने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये रिसोर्सेज जो हमारी वर्ल्ड में, जो हमारी अर्थ पे जो चीजें हैं, ठीक है, उनको हम कैसे एक तरीके से रिसोर्स की तरह, संसाधन की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कोल पर आ जाओ। कोल मतलब कोयला। कोयला बेसिकली क्या है, एक चट्टान का टुकड़ा ही है, चट्टान का टुकड़ा माना जाता है। बेसिकली कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, किससे बनता है, पेड़ पौधों के। जब पेड़ पौधे दब जाते हैं अर्थ की सरफेस के अंदर तो काफी मिलियन साल बाद वो कोयला बन जाता है। तो वो कोयला हमें बाद में पता लगा कि वो रियल में कोयला है, लेकिन उससे पहले इंसानों के लिए वो क्या थी, सिर्फ चट्टान थी, सिर्फ पत्थर का टुकड़ा था उन लोगों के लिए, जब तक इंसान ने उसका यूटिलाइजेशन नहीं ढूंढा। ठीक है, ऐसे ही हमारे आसपास काफी सारी चीजें हैं अभी जिनको हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन उनका हमें यूज नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो यूज कैसे पता लगेगा, जब ह्यूमन अपना माइंड यूज करेगा और इस माइंड को यूज करने के बाद चीजें डेवलप करेगा, कुछ न्यू इन्वेंशंस करेगा। ठीक है, तब क्या होगा, वो चीज रिसोर्स में कन्वर्ट होगा और रिसोर्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस ग्रो होंगे। उसके बाद ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो हाई लेवल पर जाता जाएगा। तो ये था पॉपुलेशन का और जनसंख्या का, ह्यूमन बींग्स का। अगर अर्थ पे कोई मैटर रखता है, अर्थ पे रहने का मतलब है, तो कुछ यही चीजें हैं कि हम नेचर को एक्सप्लोर कर सके और एक्सप्लोर करने के बाद न्यू चीजें रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके उनको यूटिलाइज कर सके और बेसिकली हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए धरती माता ने हम लोगों को यहाँ भेजा है कि हम लोग उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने पे हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं। पहली बात तो पॉपुलेशन देखते हैं कि कितने हमारे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है। पहले तो मुझे ये बताओ कि इंडिया की रैंक कितनी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इंडिया की सेकंड रैंक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सेंसस बेसिकली आपको पता है ना, जो जनगणना होती है हर 10 साल में। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। ठीक है, जो किसने करवाई थी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन थे वो, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सबसे पहले सेंसस करवाया था, जनगणना कराई थी 1872 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। तो 1881 में आई ये वाली जो जनगणना थी, ये वाला सेंसस था, वो काफी ज्यादा, मतलब वही सक्सेसफुल तरीके से कह सकते हैं, वही सक्सेसफुल सेंसस था। ठीक है, फिर उसके बाद हर 10 साल में क्या हुआ, हर 10 साल में जनगणना होती गई, लेकिन 2020 में जनगणना नहीं हो पाई क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस वगैरह अपने बूम पर था उस टाइम के दौरान। तो इस वजह से कुछ चीजें थी वो कुछ डिले होती गई। तो अभी भी सेंसस आई थिंक नहीं आया,
पॉपुलेशन का सेंसस, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा धीरे धीरे, क्योंकि सारी चीजें पैरेलल चलती रहती हैं पीछे। लेकिन देखा जाए तो काफी लेट हो चुका है, वैसे भी 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। तो ये है इंडिया की रैंक, आपको पता है कितनी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेकंड है, ये अभी है। लेकिन आपने सुना है न्यूज में कि 2024 तक हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, किसमें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और अगर एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2045 में हम लोग फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे। और अगर न्यूज चैनल या फिर करंट अफेयर्स की माने तो 2024 यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर। तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अब कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि हाँ, हमारे 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है कितनी है, मिलियन, ठीक है, कितनी है, 1209 मिलियन है, ठीक है। अगर हम उसको बिलियन में करें तो कितनी आएगी, 1.2 बिलियन आ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5 बिलियन के समहाउ 1.5 बिलियन के आसपास है, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन को अगर हम परसेंटेज में डिनोट करें तो परसेंटेज में कितनी है हमारी, मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो उसमें हमारी पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है, तो उसमें हमारी पॉपुलेशन की परसेंटेज है 17.5, यानी कि हम उसको 18 मान सकते हैं कि 18% पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है, ठीक है। और ये 80% पॉपुलेशन जो है वो कितने परसेंट लैंड पर रिसाइड करती है, रहती है, तो वो कितने पे, 2.4% लैंड पे, यानी कि हमारे इंडिया का जो टोटल परसेंटेज एरिया वो कितना है, 2.4%। और अगर इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में देखें तो कितना है, 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको एक बात पता लगी कि हम लोग किसी भी डाटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली एक डाटा को तो काफी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली बुक्स में यूज किए जाते हैं तो दो मेथड होते हैं। कौन से, एक तो आपका न्यूमरिक एब्सोल्यूट नंबर वाला मेथड होता है और एक परसेंटेज वाला मेथड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें दे रखी है इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने घर पड़ते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे कि मान लो ये है 1 स्क्वायर किलोमीटर और ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर एक ये रहा घर, एक ये रहा घर और एक ये रहा घर, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, किस कौन से वाले एरिया की डेंसिटी जो ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑफ कोर्स जो बी वाला एरिया है, ए और बी, जो बी वाला एरिया है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 328 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 328 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। पूरी टोटल अगर इंडिया के एरिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए, इंडिया का एरिया कितना है, 32,84,263 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 328 पीपल रहते हैं। अब अगर हम स्टेट वाइज देखें तो किसकी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, किसकी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जहां पे सबसे पहले सूरज निकलता है, सूरज देखा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश है, उसकी जो डेंसिटी है, मतलब कितने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, कितने, 17 लोग, ओनली 17%। फाइव जो बिहार है, बिहार की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, 1000, या अगर वैसे देखें तो 904 है, लेकिन अगर अप्रोक्स में देखेंगे हम लोग तो कितनी 1000 ही मानी जाएगी, तो कितनी है, 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, देखो बिहार की है, और सबसे कम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। और अगर दिल्ली की देखें तो दिल्ली की जो डेंसिटी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो इसकी कितनी है, 1300 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब यहाँ पे वो कबूतर खाना बना हुआ एक तरीके से, वो पक्षी जो कबूतर होता है, जैसे कबूतर रहते हैं इतना छोटा सा होता है, लेकिन उसमें कबूतर कितने सारे भरे होते हैं, उसी तरीके से हमारी दिल्ली है, हमारी दिल्ली जिसमें हम रहते हैं एक तरीके से, मतलब इतने सारे लोग रहते हैं। और एरिया अगर मैप में देखोगे तो इतना छोटा सा दिखता है, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने डेंसिटी देखी और डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि लोग कैसे कैसे कहां पे रह रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते देखते हैं आपकी बुक में क्या दे रखा है। देखो
पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या का बढ़ना। ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली पहले मुझे एक बात बताओ कि पॉपुलेशन किसी भी चीज की ग्रोथ हो रही है तो आप उसको देखते कैसे हो? उसको ऐसे ग्रोथ को हम ऐसे देखते हैं कि पहले हम देखेंगे, जैसे मालूम है मेरी हाइट इतनी थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ उस टाइम, कुछ टाइम बाद मेरी हाइट इतनी हो गई। मतलब मान लो सबसे पहले ये मैं हूं, प्यारी प्यारी सी लड़की, ये ठीक है, ये मैं हूं। अभी मेरी हाइट कितनी है? ऐसे हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि मेरी हाइट है चलो 52 मीटर। अरे भैया इतनी ज्यादा। फिर क्या हुआ कुछ टाइम बाद मेरी हाइट ये हो गई। अरे अरे मुंह टेढ़ा क्यों हो गया? ये ठीक है, ठीक है, ये हाथ है तो अब मेरी हाइट कितनी हो गई? अब मेरी हाइट हो गई मान लो कि तुम मीनार जितनी, 72 मीटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरी ग्रोथ कितनी हुई? ठीक है, तो ग्रोथ मेरे को कैसे पता लगेगा? जब मैं अपनी अभी की ग्रोथ में से पहले की ग्रोथ माइनस करूंगी, कि पहले जितनी थी माइनस करूंगी, तभी तो पता चलेगा कि मेरी 20 मीटर ग्रोथ, मतलब 20 मीटर में बढ़ी। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे देखी जाती है? कि जितनी पहले थी और जितनी अब है, बेसिकली बाद वाली ज्यादा होगी, क्योंकि जो जनसंख्या है बेसिकली वो तो बढ़ती रहती है, ये तो आपको भी पता है। तो बाद वाली जनसंख्या से पहले वाली जनसंख्या को हमें क्या करना होता है? घटाना होता है। फिर हम पॉपुलेशन ग्रोथ पता चलता है कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, मतलब बढ़ी है, इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। तो ये भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से एनुअल एक टर्म है इसमें, एनुअल ग्रोथ रेट। क्या टर्म है? एनुअल ग्रोथ रेट। क्या टर्म है? एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? कि कितने लोग बढ़ रहे हैं एक साल में 100 लोगों के ऊपर। जैसे मान लो मैं हूं यहां पर, ठीक है, मैं हूं, जैसे कि मतलब मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान कितने के बराबर हूं? यहाँ पे 100 के बराबर हूं। अब उसके ऊपर कितने और लोग बढ़ रहे हैं? जैसे मान लो 5 इंसान और बढ़े मेरी फैमिली में, ठीक है, 6 इंसान और बढ़े मेरी फैमिली में। मान लो क्या हुआ, मेरी फैमिली में कितने इंसान बढ़ गए? 100 मान लो 1 दर्जन इंसान बढ़ गए मेरी फैमिली में, ठीक है। तो क्या होगा? एनुअल ग्रोथ रेट कितना होगा? कितना होगा? 12% होगा, 12% होगा, ठीक है। समझ में आया? एनुअल ग्रोथ रेट किस पे मेजर किया जाता है? 100% पे किया जाता है, समझे? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और हम उसको चेक कैसे करते हैं। अब हम कुछ रीजन देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्यों है, मतलब किस वजह से होती है। कुछ तो रीजन होगा, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने का कुछ तो रीजन है हमारा। हाँ बिल्कुल रीजन है, क्योंकि हमें भूख लगती है और हमारी बॉडी, अगर हम खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी वीक फील करती है, तो वजह से हम खाना खाते हैं। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन है उसको ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सुनो मेरी बात, ग्रोथ का मतलब ये भी हो सकता है, बेसिकली ग्रोथ का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज हो रहा है। तो वो इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और डेक्रीमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। रीजन बिहाइंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रीजन बिहाइंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो बेसिकली हमारे 3 रीजन है इसके पीछे। किसके पीछे? पॉपुलेशन की ग्रोथ के पीछे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे कितने रीजन है हमारे? 3 रीजन है। और वो रीजन कौन कौन से हैं बताओ मेरे को? खाना खाना, नहाना, धोना, पीना, ये वाले रीजन? नहीं 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 नहीं, ये वाले रीजन नहीं है। तो रीजन बिहाइंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कौन से हैं? पहला तो है बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर, ठीक है। अब जन्म दर क्या होता है? जन्म दर मतलब कितने हजार, मतलब 1000 लोगों पे कितने लाइव बच्चों ने जन्म लिया। लाइव मतलब जो जिंदा बच्चे थे, अब जो मर गए उनका तो हम बेसिकली कुछ नहीं कर सकते है ना। तो जो जितने जिंदा बच्चे, कितने पे? 1000 बच्चों पे, किसी पर्टिकुलर टाइम में। इसमें एक साल पर्टिकुलर नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि पर्टिकुलर टाइम मतलब जैसे हम जनसंख्या का जब गणना करते हैं, जनसंख्या की गणना करते हैं, जनगणना करते हैं, तो 10 साल ना उसको पर्टिकुलर टाइम है। इसी तरीके का बर्थ रेट का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, मतलब बर्थ रेट का कोई पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम से हम उस टाइम पे करते हैं, लेकिन इसका मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। तो कितने 1000 लोगों पे कितने लाइव बर्थ हुए? लाइव मतलब जिंदा बच्चों ने जन्म लिया, बर्थ, हाँ, ठीक है। तो ये होता है बर्थ रेट। तो ये फर्स्ट रीजन होता है किसका? पॉपुलेशन ग्रोथ का, किसी भी पॉपुलेशन में। सेकंड रीजन क्या होता है? सेकंड रीजन होता है डेथ रेट।
तो बेसिकली डेथ रेट का मतलब क्या होता है? डेथ रेट का मतलब होता है कि कितने मरे हुए बच्चे, यानी कि जो कितने मरे हुए बच्चे पैदा हुए कितने पे, 1000 लोगों पे, 1000 बच्चों पे, उसको बोलते हैं डेथ रेट। ठीक है, कितने बच्चे जो थे वो मरे कितने पे, 1000 लोगों पे, उसको बोलते हैं डेथ रेट। वो पर्टिकुलर टाइम में देखा जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली भी है, वो है माइग्रेशन। ठीक है, यानी कि विस्थापन। माइग्रेशन मतलब विस्थापन, इधर से उधर जाना, इधर से उधर, उधर से इधर आना। तीसरी चीज क्या थी? माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? ये दो तरीके से देखा जाता है। एक तो होता है इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि अंदर ही अंदर वाला माइग्रेशन। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माइग्रेशन, मतलब दूसरी कंट्री में जाना। तो इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल वाले को एमिग्रेशन, और इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। बेसिकली इसको इमिग्रेशन नहीं बोलते क्योंकि इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा है। इसको मैं यहां पर लिख देती हूँ, देखो समझो। तो माइग्रेशन बेसिकली मतलब होता है कि किसी एक इंसान का दूसरी जगह पर मूव करना। ठीक है, और पूरी फैमिली के साथ भी हो सकता है या फिर वो अकेले भी हो सकता है। अब मुझे रीजन बताओ कि लोग क्यों मूव करते हैं। रीजन ये है, मूव क्यों करते हैं? मूव इस वजह से करते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए। अच्छी एजुकेशन मिल गई तो बेटर जॉब चाहिए, बेटर जॉब चाहिए मिल गई, उसके बाद क्या चाहिए? बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। अच्छा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिल गई। अब बेटर लिविंग स्टैंडर्ड आपको मतलब ऐसे एरिया में तो मिलेगी नहीं जहाँ पे सेफ्टी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे एरिया में तो मिलेगी नहीं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। ऐसे एरिया में तो मिलेगी नहीं जहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो नहीं होगा। ठीक है, तो माइग्रेशन कुछ कुछ रीजंस की वजह से होता है। क्यों, कुछ कौन से रीजन की वजह से? बेसिकली अगर माइग्रेशन देखा जाए तो मोस्ट प्रेफरेबली लड़कियों का जो माइग्रेशन है होता है, लेकिन किस एस्पेक्ट में होता है? जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाती है, तो उसको भी माइग्रेशन में कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उनका जन्म कहीं हुआ और वो जा किसी और पे रही, किसी और प्लेस पे रही। उसके बाद उनका जो प्लेस है वही हो जाता है। उसके बाद भी अगर वो मतलब एक बार जब अपने ससुराल चले गए, वहां पे रहा, उसके बाद क्या हुआ? उनके हस्बैंड कहीं और वर्क करते तो वो यहाँ वहां से माइग्रेट करके फिर दूसरी जगह जाती हैं। तो गर्ल्स का एक तरीके से माइग्रेशन देखें तो काफी ज्यादा माइग्रेशन होता है। बॉयज का माइग्रेशन भी होता है, लेकिन बेसिकली वो कुछ मेन रीजन की वजह से ज्यादा है, जैसे कि जॉब की वजह से, एजुकेशन की वजह से। बेसिकली आज के टाइम पे एजुकेशन की वजह से तो गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर मूविंग। सो ये आज के रीजन नहीं हम देखेंगे तो, लेकिन है कुछ रीजन हैं ऐसे। ठीक है, और हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल कंडीशंस और मेडिकल, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास सब कुछ है, एक बहुत अच्छा घर है, आपके पास बंगलो है, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी मतलब आप ऐसे जंगल वाले एरिया में रह रहे हो, वहां पे कोई भी आपके घर में लूटपाट मचा सकते, तो आप उस जगह पे रहना प्रेफर करोगे, या फिर एक सिंपल सी घर में जो एक अच्छी सोसाइटी में है? अच्छी सोसाइटी मतलब वहां पे सेफ्टी भी है और अच्छे लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो उस वाले एरिया में रहना पसंद करोगे। ऑफकोर्स आप उस वाले एरिया में रहना पसंद करोगे जिसमें सेफ्टी होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इस वजह से माइग्रेशन मोस्टली होते हैं और ज्यादातर अभी हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ये रीजन थे, और कुछ ये भी होता है कि अब मैंने यहाँ पे लिखा है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब हमारी कंट्री से बाहर की कंट्रीज में, यानी कि फॉरेन में लोग जा रहे हैं। तो मोस्टली अगर ज्यादा क्वांटिटी में देखा जाए तो सिख लोग है ना, वो कनाडा में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब यहाँ से वो कनाडा या फिर कनाडा यूएसए वाला जो पार्ट है वहां पे जाकर रह के ज्यादा अमाउंट में अगर देखा जाए तो वहां पे सिख ज्यादा रिसाइड करते हैं कनाडा के एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, तो उसको एमिग्रेशन बोलेंगे। जबकि इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन मतलब होता है कि कोई बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में आ रहा है। जैसे कि अभी आपने ट्रेंड देखा होगा वो इस्कॉन का, इस्कॉन मतलब इस्कॉन टेम्पल होता है बेसिकली, टेम्पल रिलेटेड टू राधा कृष्ण। तो उससे काफी ज्यादा रिलेटेड और इंस्पायर होके लोग कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे इंडिया में आ रहे हैं। हमारे रिलीजन नहीं कह सकते, सॉरी इसको नहीं कह सकते, लेकिन हमारी एक तरीके से कह सकते कल्चरल जो चीजें हैं, क्योंकि उनको वो पीस पहुंचाती है, कहीं ना कहीं उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन पहुंचाती है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं? इस चीज को, हमारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अडॉप्ट करने के बाद उनको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। ऑफकोर्स पैसे हमेशा हर टाइम पे नहीं देखे जाते, क्योंकि पैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको एक्सटर्नल सेफ्टी, एक्सटर्नल प्लेजर दे सकते हैं, लेकिन इंटरनल सेटिस्फेक्शन और इंटरनल पीस आपको सिर्फ अपने आप से ही मिलेगी। क्योंकि एक चीज होती है ना,
कि हमें जिस चीज़ को करने में आनंद आता है, बेसिकली जैसे कि मुझे पढ़ाने में आता है, पढ़ने में आता है, तो हम जब उसको करते हैं तो उसी चीज़ से हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसे ही जो फॉरेन के लोग हैं उनको हमारी कल्चर से इन्वॉल्व होने में सेटिस्फैक्शन और वो पीस मिलता है, तो इस वजह से हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो ज़्यादा एनरोल कर रहे हैं अपने आप को। तो ये चीज़ें होती है, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, मतलब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में लोग आके रह रहे हैं, हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इमिग्रेशन। ठीक है, तो अब ये था इंटरनल माइग्रेशन। अब इंटरनल माइग्रेशन का बहुत ही सुटेबल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये कोरोना वायरस के टाइम पे था। कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हुआ, जो लोग अपने लोकल एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में गए थे बेसिकली, क्योंकि जो दूसरे एरिया में गए थे जैसे कि कमाने खाने के लिए, रहने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो क्या थे, वो उस वाले एरिया से वापस अपने एरिया में आ रहे थे। जैसे कि कोई यूपी में रहता है, वो दिल्ली में गया ताकि वो अच्छे से अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को और अच्छा इंप्रूव कर सके। लेकिन क्या हो, कोरोना के टाइम पे जब उसका इनकम सोर्स बंद हो गया तो उसने क्या किया, उसने सोचा हम अपने वापस अपने स्टेट चलते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास कुछ बैकअप फैसिलिटीज अवेलेबल है जहां पे हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इमिग्रेशन, मतलब किसी स्टेट के अंदर, किसी टेरिटरी के अंदर रह के एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। नो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, ऑलराइट। तो ये चीजें थी, तो माइग्रेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एज कॉम्पोजिशन दे रखा है, एज कॉम्पोजिशन या फिर उससे पहले हम देखते हैं कॉम्पोजिशन। एज कॉम्पोजिशन में देखेंगे उसके, लेकिन उससे पहले देखेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली किसके बेसिस पे देखेंगे, जेंडर के बेसिस पे। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बताओ मेरे को, सिर्फ एक ही डायमेंशन में आप सोच पा रहे हो। कॉम्पोजिशन मतलब कॉम्पोजिशन, जैसे कि जैसे हम सब्जी बना रहे हैं ना, सब्जी बनाने में से आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन उसको क्या है, आलू है, टमाटर है, धनिया है, पानी है, ठीक है, मसाला है, तो ये क्या है, इसका कॉम्पोजिशन है, मतलब घटक है उसके, मतलब इनसे कोई चीज बन रही है। तो उसी तरीके से कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन किन चीजों से बन रही है, ठीक है, किन कैसे फैक्टर से बन रही है, तो वो क्या होते हैं। पहला तो आप देखोगे तो बेसिकली जेंडर, ठीक है, क्या है, जेंडर। जेंडर में कौन आ जाएंगे, बेसिकली मेल फीमेल, एंड द थर्ड कैटेगरी that would be included ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, व्हाटएवर इज देयर। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पहले तो जेंडर से देखा जाएगा, उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि वो पॉपुलेशन जो है वो कैसी पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल पॉपुलेशन है, ऑक्यूपेशनल पॉपुलेशन यानी कि वो काम करती है पॉपुलेशन है। तीसरी चीज में देखी जाएगी कि वर्किंग एज है वो, या फिर चौथी चीज में देखी जाएगी जेंडर के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, वर्किंग के बेसिस पे, और चौथी चीज देखी जाएगी जो डिपेंडेंट है पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन को यही तीन चार चीजें जो है मिलके बनाती हैं। कौन कौन सी, एक तो ऑक्यूपेशन जो वर्क कर रही है, ऑक्यूपेशन मतलब कि उसका क्या ऑक्यूपेशन है डिफरेंट रेस्पेक्ट में। फिर तीसरा देखेंगे जो वर्किंग पॉपुलेशन है, चौथा देखेंगे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो अब इनको और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एज कॉम्पोजिशन। एज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। एज कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो सबसे पहले एज कॉम्पोजिशन देखा जाता है, वो देखा जाता है बेसिकली चिल्ड्रन ग्रुप का। ठीक है, जो होता है बिलो 50 इयर्स, कितना होता है 15 साल से नीचे का। मतलब इसके जो नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको बेसिकली चिल्ड्रन ग्रुप में माना जाता है, ना कि वो किसी भी फैक्ट्री या किसी भी ऐसे एरिया में वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली उनको चाइल्ड माना जाता है। इस टाइम तक उनका एक तरीके से देखा जाए तो मेंटली और फिजिकली बेसिकली ग्रोथ नहीं हो पाता, तो इसको चाइल्ड पॉपुलेशन और चाइल्ड ग्रुप माना जाता है। कितने से, बिलो 15, ठीक है। और ये क्या होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, मतलब ये क्या होती है, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। अब दूसरी पॉपुलेशन आएगी, दूसरी पॉपुलेशन कौन सी है, वो है वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 59। तो अब दूसरी पॉपुलेशन है वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कितनी है 15 से 59। अब इसमें क्या है, इसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब जो वर्क करती है, जो कुछ ना कुछ हमारी कंट्री में एक तरीके से कह सकते हैं एनरोल कर रही है, मतलब
एनरोल करने का मतलब कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन। इन खत्म हो गई है इसकी, तो क्या बोलेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन से कुछ ना कुछ, अगर हम लोग कुछ काम करते हैं बेसिकली, तो उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होने के बाद हम लोग अपना कुछ खर्चा निकालते हैं उसमें, ठीक है। फिर हम लोग सामान खरीदना स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो देश की जीडीपी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। जीडीपी मेंटेन रहती है तो काफी सारी चीजें, अगर जीडीपी मेंटेन रहेगी तो बेसिकली हमारा देश भी मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए जो वर्किंग एज है वो वर्क करती है। वर्किंग एज 15 से 59 तक आते हैं। और 15 बेसिकली देखा जाए 14 से 19, इसको 15 से 19 यानी कि 4-5 साल जो होते हैं उनको बोलते हैं एडोलेसेंट। एडोलेसेंट एज ग्रुप, यानी कि 19 ईयर्स तक, उस 15 से 19 ईयर्स के एज ग्रुप को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट, ठीक है। वो किशोरी टाइप में जो नहीं होता, किशोरी, उसको बोलते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जब 20 के हो जाता है, उसके बाद से आपको जो एक अडल्ट की कैटेगरी में आपको कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब मैं भी एक अडल्ट होने वाली हूँ, बिकॉज मैं इस साल 20 क्रॉस करने वाली हूँ, तो मैं भी अडल्ट की कैटेगरी में आ जाऊंगी। अभी तक तो मैं बेसिकली एडोलेसेंट एज ग्रुप में थी, तो टाइम पास होता रहता है। वी जस्ट हैव टू डू आवर वर्क, बिकॉज एज डजंट मैटर, एज मैटर नहीं करती। ऑफ कोर्स अगर हमें कुछ करना है तो हम 60 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो तीसरी पॉपुलेशन है वो है ओल्ड एज पॉपुलेशन, ठीक है, जो वर्क नहीं करती बेसिकली 59। इनका मतलब इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये उसके बाद भी वर्क करना चाहें, बेसिकली कोई जो गवर्नमेंट जो सेक्टर होगा उसमें जो ये लोग होंगे वो अपने आप को एनरोल नहीं करवा पाएंगे इसके बाद। लेकिन हाँ, अगर वो चाहते हैं, विलिंग है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे घर पे नहीं बैठना, मतलब वो कैपेबल है करने के लिए, बहुत स्ट्रांग है, तो वो उसके बाद भी काम कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, हमारे अगर बुक में देखा जाए तो उनको ओल्ड एज मान लिया जाता है कि वो कैपेबल नहीं है काम करने के लिए। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये 3 हमारी थी चीजें, उनको हमने डिस्कस किया। तो अब हम लोग देखेंगे आगे। आगे इसमें दे रखा है आपको यानी कि लिंगानुपात, मतलब कितने लड़कों पर या कितने लड़कियां और कितने लड़के और कितनी लड़कियां हमारी कंट्री में इस टाइम पर है, ठीक है। तो उसको कैसे देखा जाता है लिंगानुपात को, कितने 1000 मेल पर कितनी जो वुमेन्स हैं, कितनी जो फीमेल्स हैं वो है, ठीक है। ये कितनी होती है, 1000 मेल्स और यहाँ पे फीमेल्स, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएंगी, फीमेल्स आएंगी, नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। उसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो सबसे अच्छा जो एक तरीके से जो लिंगानुपात है, जो रेशियो है मेल और फीमेल का, वो कहाँ पर है, वो है केरला में। कहाँ पे, केरला में। कितना है, 1028 फीमेल्स है कितने के ऊपर, 1000 मेल के ऊपर। जबकि ओवरऑल अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया का कितना है, 846 के समथिंग में अपॉन में 1000, मतलब कि इतनी कम फीमेल्स हैं 1000 मेल के ऊपर। ये टोटल इंडिया का है। ऐसे ही अगर हरियाणा का देखें, हरियाणा का जो रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो सबसे कम आता है, ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब वहां पे कुछ बेसिक ऐसे रीजंस होंगे ऑफ कोर्स कि वहां की लड़कियों को बेसिकली कम पढ़ा, मतलब मैं इस तरीके से कुछ कह नहीं सकता किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, लेकिन हाँ, वहां का जो एक तरीके जो रेशियो लिंगानुपात है वो काफी कम आता है सारे स्टेट से देखा जाए। तो हम लोग आगे चलते हैं। किसी भी पॉपुलेशन के काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम उसको अब हम लिंगानुपात के एस्पेक्ट में देख सकते हैं, एज कॉम्पोजिशन के, पॉपुलेशन को एज कॉम्पोजिशन में देख सकते हैं कि पॉपुलेशन की एज कॉम्पोजिशन क्या है। अब पॉपुलेशन को देख सकते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके का वर्क कर रही है, मतलब वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है वो काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है। अब हमारे यहाँ पे 54.5% जो है पॉपुलेशन वो कहाँ पे वर्क करती है, सर्विस सेक्टर में वर्क करती है। लेकिन बहुत पहले बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन थी वो किस में वर्क करती थी, वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में ज्यादा मोस्टली वर्क करती थी, ठीक है। तो कुछ चीजें थी हमारे यहाँ पे, एलपीजी वगैरह 1991 में लेके आया गया, उसके बाद ये सारी चीजें हुई आगे, सर्विस सेक्टर ग्रो करा, ठीक है। तो ये चीजें डेवलप हुई आगे। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रीज होती है। तो हमारी जो कंट्री है इस वाले जो मैटर में अभी भी काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री में ये सारी चीजें मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होंगी ना, तो हमारी कंट्री का जो लेवल है ना वो यहाँ का वो ऊपर होगा, बहुत ऊपर होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सीधे प्राइमरी से
टर्शरी, प्राइमरी से टर्शरी पर हम लोगों ने जंप किया, हम लोगों ने मिडिल का सेक्टर छोड़ दिया। तो ये इसी तरीके से है कि आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ी नहीं, आपने क्या किया, यहाँ से नॉर्मल बुक्स पढ़ी। नॉर्मल बुक्स मतलब जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लिया आपने, कोई मैगजीन वगैरह पढ़ ली, इनको पढ़ने के बाद आपने एनसीईआरटी स्किप कर दिया, आप डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच गए, रेफरेंस बुक पर पहुंच गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो आपका बेस बिल्कुल नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा, ग्रोथ जो होगी वो होगी, ऐसे नहीं कि आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ कैसी होगी, जो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का एग्जाम्पल था। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और चीजें इसमें देखें, जैसे हेल्थ के बारे में, लिटरेसी के बारे में। ठीक है, लिटरेसी के बारे में हमारी जो इंडिया बेसिकली लिटरेसी या फिर लिटरेट लेवल किसे कहते हैं, लिटरेसी मतलब पढ़ा हुआ इंसान किसे कहते हैं। पढ़ा हुआ इंसान बेसिकली बस वही होता है, कौन होता है, जो पढ़ लेता है, जो चीज वहां लिखी हुई है और लिख लेता है उसको अपने समझ से। जैसे कि मैंने जैसे हम लोग डिक्टेशन और इमला वगैरह बोलते हैं ना, अगर कोई इंसान उसको लिख पा रहा है, उसको समझ पा रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो उसको हम लिटरेट बोल देंगे, मतलब पढ़ा हुआ इंसान बोल देंगे। तो लेकिन हमारे इंडिया कितना लिटरेट रेट है, 74% के समथिंग में हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट है आज के टाइम पे, लेकिन पहले तो काफी ज्यादा कम था। लेकिन सही है, हमारे यहाँ के इंडिया अब बढ़ रहा है लिटरेसी रेट, तो अब तो बहुत ज़्यादा हम लोग डेवलप हो चुके हैं बेसिकली, और हो भी रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो एक और कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई इसमें, हेल्थ सेक्टर की, मतलब हेल्थ में हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जेनेरिक दवाइयाँ जो होती हैं, बेसिकली जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, जेनेरिक मेडिसिन, मतलब जेनेरिक मेडिसिन बेसिकली वो होती है, देखिए जैसे कि मान लो किसी ने जैसे कोरोना वायरस की मेडिसिन बनाई गई थी, ठीक है, अब उसने क्या किया, जैसे मैं एक सपोज एग्जांपल ले रही हूँ, उसको बना दिया, उस पर क्या किया, किसी ने अपना पेटेंट रख लिया। पेटेंट मतलब जैसे हम जो चीज़ बनाते हैं ना उस पर हमारा अधिकार होता है, तो उस पर किसी ने पेटेंट रख दिया कि इस पर मेरा अधिकार है अगले 10 साल तक। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, 10 साल के बाद, 10 साल तक तो कोई इस पर कुछ नहीं कर पाएगा, जिस कंपनी ने इसको बनाया सिर्फ वही बना पाएगी, वो जितना रेट करेगी तय उतने ही रेट पे बिकेगी। लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा, जब वो पेटेंट खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी उसको प्रोड्यूस कर सकता है, और उसके जो उसके अंदर बेसिकली जो उसके अंदर मटेरियल लगा है ना, उसी जैसा मटेरियल वो कोई और भी यूज कर सकता है, दूसरा मटेरियल भी यूज करता है, लेकिन मटेरियल सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्या होता है कि वो सस्ता मटेरियल यूज कर सकता है और अफोर्डेबल मटेरियल यूज कर सकता है। इससे क्या होता है, जो मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और जो बेसिकली जो इफेक्ट होगा वो सेम रहेगा। तो जैसे क्या होता है, उसको बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन, कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मेडिसिन को जिसका पेटेंट खत्म हो चुका है उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस वजह से उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, और कॉस्ट कम है, इस वजह से हम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक तो ये रीजन है हमारे इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बढ़ने का। दूसरा ये रीजन है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स काफी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, फीस ज्यादा नहीं होती हमारे डॉक्टर्स की। तीसरी चीज क्या है, हमारे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं जो हाई ऑपरेशनल थिंग्स में यूज किए जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे काफी बेटर है, और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं ना वो अफोर्डेबल होते हैं। तो इस वजह से हमारी कंट्री में दूसरी कंट्रीज से लोग अपना मेडिकल चीजें करवाने आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, इस वजह से हमारे यहाँ का जो मेडिकल टूरिज्म है वो बढ़ रहा है काफी ज्यादा, तो ये अच्छी बात है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इसमें देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में कुछ स्कीम्स को बनाया जाता है, जैसे कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, नेशनल फैमिली पॉलिसी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी फैमिली को मेंटेन करके रखना है, कितने एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अपने, वो होता है ना एक बार बर्थ रेट जो हो सकता है बेसिकली, कि कितने चिल्ड्रंस आपको एक तरीके से ग्रो करने हैं, मतलब ये सारी चीजें कि कितने एक फैमिली में कितने, एक वो कोट होता है ना, हम दो और हमारे दो, दैट इज बेसिकली सिमिलर एज दैट। बिकॉज अगर आपके पास ज्यादा कह सकते हैं, अगर एक फैमिली है, मान लो सपोज करो एक फैमिली, उसमें काफी ज्यादा बच्चे हैं, तो उसमें क्या होगा, मान लो 6-7 बच्चे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली खाने के लिए मतलब जो रिसोर्सेज होंगे वो कम होंगे, क्योंकि सिर्फ कमाने वाले इस टाइम पे 2 ही लोग होंगे, एक ही बेसिकली होगा, क्योंकि जो मम्मी वगैरह थी मोस्टली घर पे रह के काम करती हैं, घर पे रहती हैं, और जो पापा वगैरह होते हैं वो बेसिकली बाहर जाके अर्न करते हैं। तो अगर किसी फैमिली में 6-7 या 8 बच्चे हैं, तो उसमें बेसिकली खाने के लिए जो रिसोर्स होंगे हमेशा कम रहेंगे। दूसरी चीज, वहाँ पे एजुकेशन देने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हम किस वाले बच्चे को एजुकेशन दें। फिर वहाँ पे चूज वाली पॉलिसी चलेगी, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, कि हमें क्योंकि ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो हमें इसको एजुकेशन देनी है, तो फिर ये वाली चीजें चलेंगी। फिर ये लड़का है, ये लड़की है, तो हमें लड़के को एजुकेशन देनी है, फिर ये वाली चीजें चलेंगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जाते हैं, जिस वजह से हमारे जो बेसिकली क्या होता है ना कि देखो,
मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था। ह्यूमन रिसोर्स वाले चैप्टर में क्या था कि अगर कोई भी बंदा जो है, अगर वो उसके अंदर कोई स्किल है, तो वो क्या होता है, हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होता, फिर वो हमारे ऊपर क्या होता है, एक तरीके से एक बून होता है, एक चमत्कार होता है, एक जादू होता है जो हमारे पास है कि हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास स्किल है। उसको दूसरी कंट्री में हम भेज के हम पैसे अर्न कर सकते हैं। क्यों हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, दुबई में काफी ज्यादा, यूएई में काफी ज्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, फिर हमारी कंट्री में पैसे भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो ग्रो करती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हमारी कंट्री में ऐसे लोग रहेंगे जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, और उनके पास खाने तक के लिए चीज रिसोर्स नहीं है, पढ़ने के लिए चीजें नहीं, तो वो क्या होगा, समाज के ऊपर एक तरीके से वो जो इंसान होंगे, वो जो बच्चे होंगे, वो बोझ होंगे, ठीक है, वो लायबिलिटी हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो इस वजह से ह्यूमन को रिसोर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जो है ना, वो हमारे पास लिमिटेड है। कोयला है, एक बार जल गया वो जल गया, दोबारा नहीं आने वाला हमारे पास। लेकिन ह्यूमन जो है, अगर एक खत्म हो गया तो दूसरा ह्यूमन वहां पे ग्रो कर सकता है, और उस टेक्निक को, अपनी स्किल को डेवलप करके वो और आगे जा सकता है, और अपने लिए तो वो अच्छा करेगा क्योंकि वो इनकम ला रहा है, और इसी से, उसकी इनकम से हमारे देश के लिए बेनिफिशियल काफी सारी चीजें होंगी। तो ये चीजें थी। तो ऐसे ही काफी सारे स्कीम्स बनाए जाते हैं, एडोलेसेंट्स के ऊपर भी बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एडोलेसेंट्स के ऊपर है, क्योंकि एडोलेसेंट्स बेसिकली किशोरी अवस्था होती है, जहाँ पे जो बच्चे जो होते हैं बेसिकली, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं बेसिकली काफी ज्यादा उनको ग्रो करने, उनको गाइड करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो ऐसी एज होती है जिसमें सब लोगों को कुछ ना कुछ चीजें मतलब पता होनी चाहिए बेसिकली, जिससे वो कुछ चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाए, और अपना जो उनका जो गोल है, उनको जो सेट है, वो उसको अचीव कर पाए। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स चलाए हुए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑलराउंडर है, सबके बारे में सोचती है, सिर्फ एक के बारे में नहीं सोचती, वो हर पहलू को ध्यान में रख के हर पहलू पे स्कीम्स बनाती है, ठीक है। तो ये चीजें थी इस चैप्टर के बारे में, और कुछ इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही सब था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आगे चलते हैं, आगे चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, हमारी बुक भी खत्म हो चुकी है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई बुक के साथ, और हमारी नई बुक क्लास 10th की ज्योग्राफी होगी, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिटी देखेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी एक बार खत्म होने के बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम लोग एनसीईआरटी की, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, और हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे, टाइम भी आगे बढ़ते जाएगा, और हम लोग बड़े होते जाएंगे, और है ना। तो ये चीज़ है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे, और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।